So now friends, we are going to discuss in detail what is the difference between consignment and sales. क्या consignment और sales के बीच में differences है? क्या दोनों same है या difference है? हाँ सर, differences है, बहुत difference है। पहली बात तो यह है, कंसाइनमेंट के अंदर अगर हम पार्टीज की बात करें तो कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज होती है। देयर आर टू पार्टीज, इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ पहले। कंसाइनमेंट, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट देयर आर टू पार्टीज, वन इज कंसाइनर एंड अदर इज कंसाइनी। ये दो पक्षकार होते हैं और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। सेल्स क्या है सर? सेल्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बिटवीन टू पार्टीज। यहाँ पे भी दो ही पक्षकार है और यहाँ दो पक्षकार का नाम क्या होगा? सेलर एंड बायर। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो यही है। अब हम इसके डिफरेंस पे चलते हैं। कंसाइनमेंट और सेल्स का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ओनरशिप। इन कंसाइनमेंट द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर। ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं होती कंसाइनमेंट में। पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कंसाइनर अपनी चीज कंसाइनी को दे रहा है कि आप माल बेचिए, यू सेल द गुड्स। पोजेशन दिया जा रहा है, कब्जा दिया जा रहा है, लेकिन ओनरशिप यानी कि मालिकी नहीं दी जा रही। मालिकी और ओनरशिप तो कंसाइनर की है। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, द ओनरशिप रिमेन्स विद कंसाइनर। सेल्स में क्या होता है? इन सेल्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यहाँ ओनरशिप चेंज हो जाती है। पहले सेलर जो था वो ओनर था, लेकिन जैसे ही सेल्स हो जाता है ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, यानी यहाँ ओनरशिप चेंज हो रही है। कंसाइनमेंट में ओनरशिप चेंज नहीं होती, ओनरशिप जो है कंसाइनर की रहती है। रिलेशनशिप कैसा रहता है और इन दोनों व्यवहारों के अंदर रिलेशनशिप कैसा रहता है? द इन कंसाइनमेंट द कंसाइनी इज द एजेंट ऑफ द कंसाइनर। हमने देखा है कंसाइनमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है, वन इज प्रिंसिपल एंड अनदर इज एजेंट। तो कंसाइनर जो है उसे प्रिंसिपल ट्रीट किया जाता है, यानी ओनर ऑफ द गुड्स। मालिक वो है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो ट्रेडर है, वो होलसेलर है, ओनर वो है, ओनरशिप उसकी है। कंसाइनी जो है उसके लिए काम करेगा, एजेंट के स्वरूप में काम करेगा, जिसे मिलेगा कमीशन। ये इस तरीके से व्यवहार होता है। सेल्स क्या है? इन सेल्स द बायर बिकम्स अ डेटर इफ इट इज अ क्रेडिट सेल्स। यहाँ जो रिलेशनशिप है डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप आ जाता है। सेल्स के अंदर जो बायर है वो अगर उसे क्रेडिट सेल्स किया जा रहा है तो उसे डेटर माना जाएगा एक तरीके से, और जो सेलर है वो क्रेडिटर होगा इफ इट इज अ क्रेडिट सेल्स। रिटर्न ऑफ गुड्स, क्या गुड्स रिटर्न किए जा सकते हैं? कैन द गुड्स बी रिटर्न? तो देखते हैं। द कंसाइनी कैन रिटर्न द गुड्स इफ इट इज नॉट सोल्ड। कंसाइनमेंट के अंदर 5 लाख का माल भेजा गया, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे के सारे बिक गए। कंसाइनर ने कंसाइनी को 5 लाख का गुड्स दिया, हो सकता है उसमें से कुछ 10%, 20% या 25% गुड्स बच जाए, नहीं बिका हो, तो कंसाइनी उसे रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न कर सकता है इफ इट इज नॉट सोल्ड। नहीं तो अगर वो रिटर्न नहीं करेगा तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए वो चाहे तो रिटर्न कर सकता है, हिसाब दे सकता है इस तरीके से। बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स एक्सेप्ट फॉर स्पेशल रीजंस। बायर ने जो चीज परचेज की हो रिटर्न नहीं कर सकता है। अगर कोई स्पेशल रीजन हो तो रिटर्न हो सकता है, जैसे देर इज अ डिफेक्ट इन द गुड्स, गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो, डिफेक्टिव गुड्स आ गए हो, खामी वाला कोई गुड्स आ गया हो, तो वो रिटर्न कर सकता है। या कुछ अन्य प्रकार का गुड्स आ गया हो, अदर टाइप्स ऑफ गुड्स आ गए हो, ठीक है, जो आपने ऑर्डर किया उसकी जगह कुछ और आ गया हो या दूसरे ब्रांड का आ गया हो, तो हो सकता है आप उस सिचुएशन में रिटर्न की बात कर सकते हैं। और जेन्यून रीजन होगा, स्पेशल रीजन होगा, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। और आगे बात करते हैं रिस्क और डैमेज की। हुज रिस्क, हु विल बेयर द डैमेज, हु विल बेयर द लॉस, वैसी बात आ रही है। नुकसान किसका? रिस्क किसका, नुकसान किसका अगर गुड्स को कुछ हो जाए, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। Consignee holds the goods at the risk of the consignor. Therefore, any damages to the goods is the loss of the consignor. ओनरशिप जिसकी होगी उसका रिस्क होगा, नुकसान भी वही भुगतेगा। कंसाइनमेंट में ओनरशिप किसकी है सर? कंसाइनर की है। तो भले पोजेशन
कंसाइनी के पास है, माल का कब्जा कंसाइनी के पास है, रिस्क तो जो है वो कंसाइनर का ही रहेगा। गुड्स को कुछ भी हो गया, रिस्क इज ऑफ कंसाइनर। अगर गुड्स को कुछ डैमेज हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, देन द लॉस विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर। नुकसान कंसाइनर का ही होगा, वो नुकसान कंसाइनर को ही बेयर करना पड़ेगा। सेल्स में क्या होगा? इन सेल्स ऑल द रिस्क रिलेटेड टू द गुड्स एंड डैमेजेस बिलोंग्स टू द बायर। देखिए यहाँ कंसाइनमेंट में ओनरशिप कंसाइनर की है तो रिस्क भी उसका है, लॉस भी उसका है। सेम वे सेल्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, किसे मिल जाती है? बायर को मिल जाती है, तो सारा रिस्क बायर का है। गुड्स को कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी बायर की, उसे ही देख रेख करनी है। और अगर कुछ नुकसान भी हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, इट बिलोंग्स टू द बायर ओनली। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस, खर्चा। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट मस्ट बी बोर्न बाय द कंसाइनर ओनली। भले कंसाइनी ने कोई खर्चा किया होगा, वो खर्चा भी कंसाइनर के सिर पे ही जाने वाला है। दैट एक्सपेंसेस, कंसाइनी अगर कोई खर्चा करता है तो कंसाइनी तो रिकवर कर लेगा कंसाइनर के पास से, क्योंकि कंसाइनी ने बाद में पेमेंट करना होगा, उस पेमेंट में से वो अपने ये खर्चे माइनस कर देगा। मैंने पे किए भाई, मैं माइनस कर देता हूँ। इस तरीके से अकाउंट सेल्स की डिटेल देता है, उसमें से वो खर्चे माइनस करके देता है। तो वो सारे खर्चे किसके सिर पे जाएंगे? जो भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट के अंदर, सारा का सारा खर्चा कंसाइनर का, मालिक का, ओनर का। जनरली द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द बायर इन द सेल्स। यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो ओनर है उसी के सिर पे सारा खर्चा जाएगा। रिकवरी, द कंसाइनर कैन गेट द गुड्स बैक फ्रॉम द कंसाइनी एट एनी टाइम। कभी भी गुड्स की वापसी के लिए, गुड्स रिटर्न के लिए कह सकता है कंसाइनी को, इन बिटवीन भी कह सकता है, क्योंकि ओनरशिप कंसाइनर की है। अगर उसे लग रहा है कि कंसाइनी सही तरीके से ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई भी डाउटफुल इवेंट हो रही है, तो वहां पे कंसाइनर जो है, ही कैन कंपेल द कंसाइनी टू रिटर्न द गुड्स। वो गुड्स की रिटर्न की मांग कर सकता है, ही कैन गेट द गुड्स बैक, ऐसा हो सकता है। In sales, as the ownership has passed from seller to the buyer, the seller cannot obtain the goods back from for non-payment of the price. The seller can sue for the recovery of the price of the goods from the buyer. अब देखो सेल्स में क्या होता है सर, हमने जैसे आगे पढ़ा है, ओनरशिप जो होती है इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। बायर ओनर बन चुका है, ओनरशिप बायर की है, रिस्क बायर का है। अब जिसकी चीज हो चुकी है उसके पास से हम रिटर्न नहीं मांग सकते। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, चीज बायर की हो गई, सेलर गुड्स वापस नहीं मांग सकता है, पेमेंट भी हो गई है एक तरीके से, अगर मान लेते हैं तो। अगर नहीं हुआ है पेमेंट, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए, पेमेंट नहीं हुई है, तो सेलर कैन हैव ओनली राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड नॉट द गुड्स। गुड्स की रिकवरी करना मुश्किल है, लेकिन उसके सामने वो प्राइस की रिकवरी करना चाहे तो आसान। प्राइस मिल सकता है, उसके लिए वो केस कर सकता है। सेलर कैन शू का मतलब क्या है? ही कैन फाइल अ केस, केस करके जो भी प्राइस बाकी रह गई है, गुड्स की पे नहीं की है, इट इज अनपेड बाय बायर, इट कैन बी रिकवर्ड बाय द सेलर बाय टेकिंग लीगल एक्शन। कानूनी कार्यवाही की मदद से प्राइस की डिमांड की जा सकती है, प्राइस की रिकवरी की जा सकती है, सेलर हैज दैट राइट। लेकिन गुड्स रिटर्न मांगने की अधिकार सेलर की नहीं रहती है, इफ द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। कंसिडरेशन, consignment is an agency contract where a consignee is not bound to pay any money to consignor before goods are sold. कंसाइनमेंट कैसा व्यवहार है सर? पहले तो ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? इट्स एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, इसे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें कंसाइनमेंट की जरूरत, सॉरी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नो कंसीडरेशन इज नीडेड इन केस ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं हो तो चलता है। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? अगर हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक शोरूम में जाते हैं, एक शॉप में जाते हैं, शॉप में से जाके एक मान लीजिए एक छोटी सी बॉल पेन भी खरीदते हैं 10 रुपए वाली, तो बॉल पेन आप खरीद रहे हो तो सामने से कंसीडरेशन देना पड़ेगा। आप बॉल पेन खरीद रहे हैं, यू आर परचेसिंग अ बॉल पेन, यू हैव द पोजेशन ऑफ द गुड्स, बॉल पेन मिल गई, फ्री में मिलेगी? नहीं सर, कंसीडरेशन देना पड़ेगा। कंसीडरेशन देना पड़ेगा यानी मनी देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे।
ठीक है, 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट किया तो सेल्स में ऐसा होता है। इन सेल्स गुड्स आर एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज फॉर कंसिडरेशन, यहाँ कंसिडरेशन इज मस्ट कंसिडरेशन होता है। आप बॉल पेन भी खरीदते हो तो आप बॉल पेन के पैसे दोगे, you are supposed to provide the consideration, you are supposed to make the payment, you are supposed to pay the money। लेकिन कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं है, कंसाइनमेंट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है जहां कंसिडरेशन नहीं हो तो भी चलता है। मीन्स कंसाइनी ने जब उसको गुड्स भेजे जा रहे हैं, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू कंसाइनी, ही इज नॉट बाउंड टू पे एनी मनी टू द कंसाइनर। कंसाइनर को उस वक्त उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है जिस वक्त उसे कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है, गुड्स भेजे जा रहे हैं। वो तो बेचेगा, बाद में हिसाब देगा, अभी थोड़ी ना बिक गया है, अभी तो सिर्फ उसे मिला है। तो when the goods are sold to consignee from the consigner, he is not bound to make any payment। वहां उस वक्त उसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं, चलता है, नहीं करेगा तो बाद में हिसाब देगा, माल बेचे तो सही पहले। उसके बाद बात आती है इनकम की, रेवेन्यू की, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। There is no recognition of revenue when the consignor sends goods। कंसाइनर ने जब माल भेजा है तो ये बिक नहीं गया है, ये तो जब सेल्स होगा तब हिसाब किताब मिलेगा, तब पता चलेगा कितनी इनकम हुई। While selling the goods on consignment from consignor to consignee, there is no generation of income। कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कोई इनकम नहीं हो रही, उस वक्त नहीं हो रही है। इनकम तो जब कंसाइनी गुड्स बेचेगा तब होगी। When the consignee sells the goods and provides the account sales, then इनकम रिकॉग्निशन तब होगा, जनरेशन ऑफ इनकम का हिसाब तब होगा। द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली व्हेन द सेल्स इज इफेक्टेड। तुरंत सेल्स में तो तुरंत पता चल जाता है। मान लीजिए एक बॉल पेन भी बेची 10 रुपए की और उस पर 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत हिसाब हो जाएगा। 8 रुपए में आई थी, 10 रुपए में बेची, 2 रुपए मिले, तुरंत हिसाब हो जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम कैन बी मेड इमीडिएटली, जैसे ही सेल्स होता है, व्हेन द सेल्स इज इफेक्टेड, एज एंड व्हेन द सेल्स इज डन, तुरंत हम पता कर सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, ऑन द स्पॉट। प्रॉफिट और लॉस, कंसाइनी इज नॉट कंसर्न्ड विद आइदर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनमेंट के व्यवहार में जो भी हिसाब किताब, जो इंपॉर्टेंट मैटर है हिसाब किताब का, वो कंसाइनर के लिए। कंसाइनी ने तो सिर्फ अपना कमीशन देखना है। भाई मैंने 5 लाख का माल बेचा, हमारी बात हुई थी 20% कमीशन, 1 लाख दो, उसे अपने कमीशन से लेना देना है। कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंसाइनी को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपना कमीशन चाहिए। आफ्टर सेल्स द बायर बिकम्स after sales the buyer gets right for any profit or loss accrues on it। हाँ, तो आफ्टर सेल्स द बायर बिकम्स ओनर, ओनर शब्द यहाँ मिसिंग है। आफ्टर सेल्स द बायर बिकम्स द ओनर, सेल्स के बाद जो बायर होता है सर वो ओनर बन जाता है। ही गेट्स राइट्स, ओनरशिप उसकी हो जाती है और उसे राइट्स मिलता है, जो भी व्यवहार वो कर रहा है उस सेल्स के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, उसमें जो भी फायदा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, वो उसका होगा। यहाँ सेलर को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो किसको मिलने वाला है सर? बायर को मिलने वाला है, इन केस ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट में किस प्रकार के गुड्स होंगे, किस प्रकार का गुड्स बेचा जाएगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द गुड्स, व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ द गुड्स। तो कंसाइनमेंट में बात होगी, जो भी ट्रेडिंग होगा, जो भी व्यवहार होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो मूवेबल गुड्स का होगा। जबकि सेल्स के अंदर किस प्रकार का गुड्स होगा सर? कोई भी प्रकार का हो सकता है, मूवेबल गुड्स भी हो सकते हैं, इनमूवेबल गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ओनली मूवेबल गुड्स आर डन, इनका ट्रेडिंग होता है। और सेल्स में कोई भी प्रकार के एसेट्स हो सकते हैं, कोई भी प्रकार के गुड्स हो सकते हैं, वेदर मूवेबल और इनमूवेबल।